हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय की 10th क्लास की कार्यपत्रक नंबर 58 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 20 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक रस। ठीक है, रस के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। अब हम व्याकरण साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग को रस जानेंगे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है ये, मतलब व्याकरण का ही एक भाग है जिसे कि हम रस के नाम से जानते हैं। रस क्या होता है बच्चों? जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूति महसूस होती है ना। जैसे हमने कोई कविता पढ़ी तो हमें कुछ बहुत ही सुखद महसूस होता है उसके बारे में पढ़कर, या हमने कोई कहानी पढ़ी है या नाटक या उपन्यास अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ अच्छा सा सुखद अनुभूति जो होती है उसे, उस आनंद की अनुभूति को, जो हमें आनंद की अनुभूति हुई है उसी आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो ये चारों कौन से हैं? रस के अंग हैं। अब हम इन चारों अंगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है स्थायी भाव। यह वे भाव हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई काव्य पढ़ा या कोई नाटक या उपन्यास पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ भावनाएं स्थायी रूप से घर कर गईं, तो वो भाव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्थायी भाव कहलाते हैं। इन्हें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए उसके बाद हमने कोई दूसरा काव्य पढ़ा, लेकिन फिर भी हमें पहले वाले काव्य को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई है उसे दूसरे काव्य के पढ़ने से मिटाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है। कितनी संख्या है? कुल स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है ना। कुल स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। और किस कारण से होते हैं? क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। अगर आपसे पूछा जाए कि रस कितने होते हैं तो रसों की संख्या 9 है। तो जब 9 रस हैं तो स्थायी भाव कितने होंगे? वो भी 9 ही हैं। ठीक है, अब इसका जो दूसरा भाग है रस का अंग, वो है विभाव। तो हम विभाव के बारे में पढ़ेंगे। विभाव स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव का जो उद्बोधक कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। अब देखिए, विभाव कितने प्रकार का होता है? विभाव 2 प्रकार का होता है। विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है बच्चों, आलंबन विभाव और इसके अलावा दूसरा है उद्दीपन विभाव। देखिए, आलंबन विभाव मतलब जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, है ना। स्थायी भाव जो हमारे मन में जागते हैं वो किस कारण से? किसी आलंबन या किसी सहारे को पाकर, है ना। तो उस आलंबन को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। उस आलंबन को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। जो आलंबन विभाव होता है इसके 2 पक्ष होते हैं। अब 2 कौन कौन से हैं? ये हैं आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आश्रयालंबन या विषय आलंबन भी कह सकते हैं, या इसे विषयालंबन भी कह सकते हैं। अब देखिए, आश्रयालंब और या विषयालंब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वो विषयालंबन कहलाता है। विषय मतलब जिस विषय के कारण भाव जगे हैं उसे क्या कहेंगे? उसे विषयालंबन कहते हैं। और जिसके मन में, कोई भी व्यक्ति जिसने पढ़ा है जो भी काव्य या उपन्यास या नाटक जो भी उसने पढ़ा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको आश्रयालंबन कहेंगे। तो जिसके मन में मतलब जिस भी स्त्री या पुरुष के मन में जो भाव जगे हैं उसे स्त्रीयालंबन कहेंगे, और जिस कारण से जगे हैं उसे विषयालंबन कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर कौन कौन है? राम और सीता। राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे। किसके मन में भाव जगे हैं? राम के मन में, तो राम क्या होंगे? आश्रय होंगे।
ठीक है, आश्रयालंबन हो गए। और सीता के कारण जगे हैं तो सीता विषयालंबन हुई। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है। यहाँ पे क्या बताया, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, तो यहाँ पर वस्तुओं या परिस्थितियों के बारे में बताया कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, मतलब स्थायी भाव जगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, वो परिस्थिति या वस्तुओं को देखकर जो स्थायी भाव उद्दीप्त होता है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीय, उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि। अब मान लीजिए कि हमने कोई उपन्यास पढ़ा, ठीक है, या हमने कोई काव्य पढ़ा, तो उसमें हमने चांदनी रात के बारे में पढ़ा। तो जो चांदनी रात है, इसे देखकर हमारे मन में एक स्थायी भाव जगा, तो ये क्या हुआ, ये उद्दीपन विभाव हुआ। उद्दीपन मतलब कारण, किस कारण से, जैसे कोकिल कोयल है, कूजन कूकना है, एकांत शांत स्थल है ना, या रमणीय कोई बहुत ही सुहावना स्थल है, उद्यान है मतलब वन है, उद्यान मतलब बाग बगीचा, या नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाओं को देखकर, ठीक है, उनको देखकर यदि कोई स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है तो इन परिस्थितियों या इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव कहेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको रस के बारे में और रस के भागों के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सरल प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, रस किसे कहा गया है। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं, रस किसे कहा गया है। तो देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे आंसर नंबर 1, यह है आपका पहला आंसर। जब हम कोई कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है, तो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। या आप इसका आंसर यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, शॉर्ट रहेगा और सही रहेगा। आंसर नंबर 1, ठीक है, यहाँ से काव्य साहित्य को पढ़ने, काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने या उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को रस कहा जाता है। ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। आपकी वर्कशीट में आज सभी प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट दिए गए हैं, तो आप इसी में से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे, रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, रस के 4 अंग लिखेंगे। रस के 4 अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ये आपका आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 2, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो ये सभी चारों रस के 4 भाव या भाग होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। स्थायी भावों की संख्या 9 होती है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 होती है तो स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही होती है, ठीक है। 9 मतलब 9, ठीक है, 9 संख्या में 9 होते हैं। रस 9 होते हैं तो रसों से जागने वाले जो स्थायी भाव हैं वो भी 9 ही होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए, विभाव के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, विभाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है, स्थायी भावों के उद्बोधक के कारण को विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। यह है आपका आंसर नंबर 4, ठीक है। आप यहाँ से लिखेंगे और दोनों प्रकार के नाम भी लिखेंगे, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। स्थायी भाव के उद्बोधक के कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। दोनों के नाम भी दिए गए हैं, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो ये है आपका आंसर नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आश्रय और विषय। देखिए, अभी हमने पढ़ा था आश्रय और विषय के बारे में। तो देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे, जिसके मन में, यह है आपका आंसर नंबर 5, ठीक है, आंसर नंबर 5 है। जिसके मन में भाव जगे,
यहाँ पर आप लिख लेंगे आंसर नंबर 5। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहा जाता है। यहाँ पर जो आश्रयालंबन है ये कौन सा शब्द है, ये है आश्रय। ठीक है, आप यहाँ पर आश्रय भी लिख सकते हैं या आश्रयालंबन भी लिख सकते हैं। जो विषयालंबन यहाँ पर शब्द दिया गया है ये है विषय। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय हैं और सीता विषय है। यहाँ से यहाँ तक आप 5वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी आज की वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर। अब इसमें एक गतिविधि दी गई है, रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में बातचीत कीजिए। तो बच्चों, रस के बारे में आपने वर्कशीट में अभी बहुत सारी डिटेल पढ़ी थी। रस किसे कहते हैं, रस के भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और सभी स्थायी भावों के बारे में भी आपने पढ़ा। अब उसके बारे में सिर्फ आपको बातचीत करना है, मतलब इसी वर्कशीट को कम से कम 2 या 3 बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।